बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, एमए फाइनल, पेपर 7। आज हम पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त। ये अंग्रेज़ों की एक भू राजस्व व्यवस्था है। आपने पहले भी पूर्व में भी ये पढ़ा होगा कि जब अंग्रेज भारत आए तो एक व्यापारी के रूप में आए थे और अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने कई प्रकार के आर्थिक कार्य करे। वो ऐसे आर्थिक कार्य थे जो कि उनके ही हित में थे। उनको ब्रिटेन में उद्योग धंधे चलाने के लिए भारत से ही कच्चा माल खरीद कर भेजना था और तैयार माल भारतीय मंडियों में भरना था। उनकी आर्थिक नीति जो थी उसका संचालन इसी पर निर्भर था। कच्चा माल कहाँ जाएगा? ब्रिटेन। उत्पादित वस्तुएं आएंगी भारत में। अब कच्चा माल भी उनको भारत के ही पैसे से खरीदना है और वो पैसा उन्हें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? भू राजस्व से। क्योंकि जब सत्ता उनके हाथ में आ गई, जब हम ये भू राजस्व की बात कर रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये बात है 1792 की, जब कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। देखिए, उससे पहले बक्सर के युद्ध, प्लासी बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त हो चुकी थी और बंगाल की जो सत्ता थी वो करीब करीब अंग्रेज़ों के हाथों में आ गई थी। पर उनके साथ समस्या ये थी कि नवीन कानून जो थे उनका वो इम्प्लीमेंट यहाँ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कैसे लागू किया जाए ये उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पर जो परंपरागत भू राजस्व व्यवस्थाएं थी उसको वो समझ नहीं पा रहे थे। तो इन दोनों जो स्थितियाँ थी उसके बीच का रास्ता उन लोगों ने निकाला और कुछ अपना और कुछ पुरानी व्यवस्था को बनाए रखते हुए उन्होंने कुछ सुधार करने की कोशिश की। देखिए, पहले हमारे यहाँ क्या हो रहा था कि भू राजस्व जो कलेक्ट करने का कार्य होता था वो ज़मींदार लोग ही करते थे। किंतु ज़मींदार जो थे वो क्या हो गए थे? विलासी हो गए थे, बहुत कर एकत्रित करते थे। तो हमारे यहाँ भी भू राजस्व में कई तरह की समस्याएं आ रही थी, किंतु वो समस्याएं उतनी नहीं थी जितनी अंग्रेज़ों के आगमन के बाद आई। तो अब ये देखिए कि अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर अपने जो आर्थिक हित थे की पूर्ति कर रहे थे, आर्थिक हित पूरे कर रहे थे। उन्होंने भारत में जमकर भारत की परंपरागत आर्थिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया। हमारी परंपरागत आर्थिक व्यवस्था थी, कुटीर उद्योग थे, भू राजस्व व्यवस्था का बहुत अच्छा सिस्टम था। देखिए, 1/3 से ज़्यादा कभी भी भू राजस्व भारत में नहीं था। ग्रामों में सब कुछ ग्राम पंचायत ही निर्धारित करती थी और बाकी केंद्र सरकार के कारिंदे होते थे। वहाँ पर भी वो भू राजस्व जो था, कितना लिया जाना था, वो बिल्कुल निश्चित होता था। अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की आर्थिक दशा अच्छी थी। कुल मिलाकर भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो अंग्रेजों ने जब भारत पर विजय प्राप्त की उस समय तक काफ़ी संतुलित थी। पंडित नेहरू ने भी कहा है कि भारत विश्व बाजार का अंग भले ही नहीं था, परंतु वह अंग्रेजी ढांचे का औपनिवेशिक एवं सांस्कृतिक अंग बन गया था। है ना कि ग्लोबलाइजेशन की जब बात करी थी कि भारत की जो मंडी थी वो विश्व बाजार में पहुंच रहे हैं, भारत की जो चीज़ें हैं वो वैश्विक बाजार में पहुंच रही हैं, ये अंग्रेज़ों के आगमन के बाद हुआ। किंतु ये सब चीज़ें भले ही नहीं हो, किंतु भारत का जो एक परंपरागत आर्थिक ढांचा था, चाहे आप ये कह लो कि हमारे यहाँ जो ग्राम थे वो पूरे के पूरे एक ऐसे समुदाय थे जो अपना कार्य सब कुछ स्वपोषित थे, अपना पूरा कार्य वो खुद ही करते थे। पूरा जो सिस्टम था, देखिए हमारे यहाँ पर, उसमें किसी भी प्रकार की किसान से किसी प्रकार की बेकारी या किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा कर नहीं लादे जाते थे। किंतु अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने जो भू राजस्व
प्रणालियां निर्धारित की वो बिल्कुल अलग थी। जो रोमेश दत्त हैं उनके अनुसार कृषि व कृषक के भाग्य का आधार भू राजस्व तथा इसका निर्धारण एवं वसूली था। अब जो किसान है उसका एक ही भाग्य रह गया था कि उसको उससे अधिक भू राजस्व वसूल किया जाता था। 1792 ईस्वी में जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो बंगाल की दीवानी का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व कंपनी के हाथों में आ गया, है ना। 64 में बंगाल उन्होंने पूरा का पूरा जीत लिया। अब बंगाल ये क्षेत्रीय दोआब का प्रदेश है जहाँ इतनी फसल होती थी, फिर भी बंगाल में बार बार अकाल पड़े हैं। तो उसकी क्या वजह रही होगी, आप खुद सोच सकते हैं कि पूरी की पूरी देखिए दीवानी उनके हाथ में आ गई। अब उनके सामने ये समस्या आ गई कि भू राजस्व जो है वो वसूल कैसे किया जाए, लैंड रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाए। अपने जो भी उनके नियम हैं उसको वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और भारत में जो नियम है उनको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अतः उसने भू राजस्व को नियमित करने हेतु पहले पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया, जिसमें भूमि के सबसे ऊंचे लगान का बोली लगाने वाले को 5 वर्ष के लिए भूमि ठेके पर दे दी जाती थी। इस कार्य में सामान्यतः जमींदारों को प्राथमिकता दी जाती थी। यह व्यवस्था सफल न हो सकी क्योंकि जमींदार ऊंची बोली लगाकर ठेका ले तो लेते थे किंतु उतना लगान जमा करा नहीं पाते थे। अतः वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था को समाप्त कर 1 वर्षीय व्यवस्था लागू की, किंतु किसानों एवं जमींदारों की स्थिति इस 1 वर्षीय जो इस व्यवस्था थी उसमें भी गिरती गई और ये व्यवस्था भी विफल रही। देखिए 5 वर्ष के लिए उन्होंने एक योजना लागू कर दी कि भाई 5 वर्ष के लिए हम ये जो ज़मीन है उसकी बोली लगा दी कि जो व्यक्ति 5 वर्ष कंटिन्यू इतना लगान देगा उसकी ये ज़मीन हो गई। ज़मींदार लोग ऊंची बोली लगाते थे और ज़मीन ले तो लेते थे, पर देखिए कभी भी जो फसल है वो 5 वर्ष एक जैसी नहीं हो सकती है। कभी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी कोई रोग लग जाएगा, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी कुछ और चीज़ हो गया। तो देखिए जो फसल है उसके बारे में आप बिल्कुल 5 साल लगातार एक ही कीमत रहे ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है। तो वो लोग बोली तो लगा लेते थे, ऊंची ऊंची बोली लगा लेते थे, किंतु उनके लिए इतना कर देना संभव ही नहीं था। बिल्कुल फिक्स अमाउंट कैसे देंगे। देखिए एग्रीकल्चर है, कभी किसी वजह से नुकसान हो गया, कभी किसी वजह से नुकसान हो गया, तो 1 वर्ष दूसरे वर्ष की भरपाई 1 वर्ष 2 वर्ष तो चलता है, पर 5 वर्ष लगातार ये भरपाई नहीं चल सकती है। तो ऐसी स्थिति में वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो व्यवस्था करी थी बंगाल में ये बिल्कुल असफल रही। उसने फिर इसको 1 साल के लिए लागू किया, वो भी असफल रहा। उसके पास देखिए कॉर्नवालिस जो है वो आए गवर्नर जनरल बन के। ये थोड़े उदार थे, इनकी नीतियाँ भी उदार थी। तो कॉर्नवालिस के आगमन के समय किसानों तथा जमींदारों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जो कॉर्नवालिस थे वो खुद भी जमींदार घराने से ही संबंध रखते थे, तो उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो भी थोड़ा जमींदारों के प्रति ही था। पर कंपैरेटिव दूसरे गवर्नर जनरलों की तुलना में हम उन्हें थोड़ा उदारवादी मान लेते हैं। कॉर्नवालिस ने जब वो भारत पहुंचे तो उन्होंने खुद ने ये कहा है कि भारत पहुंचा तो उन्होंने क्या देखा है कि कृषि व व्यापार की स्थिति बहुत ही खराब थी। उस समय खेतीवर व जमींदार निर्धनता के गर्त में डूबे जा रहे थे तथा महाजन ही समाज के सबसे अधिक संपन्न अंग थे। महाजन कौन? जो ऋण लेते थे। अब जमींदार है, उसने भी ऊंची बोली लगा दी है, आपको भू राजस्व तो देना है, तो आप किसके पास गए? महाजन के पास गए, आपने वहाँ से ऋण ले लिया। कृषक है, उसने भी ऊंची बोली लगा ली है,
आप भी किसके पास गए? महाजन के पास गए, और आपने भी, किसान ने भी वहाँ से ऋण ले लिया। ऋण लेके आपने सरकार को तो दे दिया, पर किसान और जमींदार की स्थिति की आप कल्पना करिए। 1 साल उन्होंने ऋण लेकर वो भू राजस्व चुकाया, किंतु दूसरे साल फिर एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दूसरे साल भी किसी वजह से फसल नहीं हुई और आप पुनः भू राजस्व उतना प्राप्त नहीं कर सके जितना भू राजस्व आपने बोला था। फलस्वरूप फिर आपको महाजन के पास जाना पड़ा और फिर आप ऋण लेना पड़ा। तो इससे देखिए, किसान और कुछ छोटे जमींदार लगातार ऋण के बोझ में दबते चले गए। आप किसानों की तो स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उनके पास, बेचारे के पास खाने के लिए भी अन्न का दाना नहीं बचता था। अपनी उपज है, अपना ही खेत है, किंतु भू राजस्व इतना अधिक हो गया था कि खाने के लिए उनको अन्न प्राप्त नहीं हो पा रहा था।